एवरीवन। तो भाई साहब आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स का एक नया चैप्टर नहीं, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लाइट। आइए भाई साहब, लाइट के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं कि लाइट क्या है, कैसे क्या है, कैसी क्या इसकी प्रॉपर्टी है, इसका वेवलेंथ कैसे होता है, कैसा किस पाथ पे वो चलती है, ये सारी चीजें हम तुम लोग को भाई साहब बता देते हैं। फिर स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर है, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर है। प्लेन मिरर सिलेबस में है नहीं, बट वी विल डिस्कस इट। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन भी हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले हम लाइट के बारे में बताते हैं। आइए भाई साहब देखो, तो लाइट सबसे पहले ये जानते हैं कि लाइट होती क्या है। देखो मैं थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा ब्रॉड टर्म में डिस्कस करता हूं। मैं पहले ये ना बता करके ये नहीं बताऊंगा कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट सेंसिटाइज और आईज, जो हमारी आईज को सेंसिटाइज करती है सो दैट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट। हम इस पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल लाइट का काम ही है कि हम जान पाएं, लाइट का काम ही है कि हम जान पाएं किस चीज के बारे में, ऑब्जेक्ट को देख पाएं। लाइट का काम ही है कि ऑब्जेक्ट को देखने की, राइट, बहुत अच्छी बात है। पर थोड़ा सा अगर 11th में चलोगे तो सिर्फ यही नहीं बोलना है, 12th में चलोगे तो सिर्फ यही नहीं बोलना है कि लाइट की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो होता क्या है लाइट, वो सुनो। एक्चुअली लाइट होती है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और आगे चल के पढ़ोगे, अभी से जान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो लाइट का अगर जैसे लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, उसका पूरा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। उस स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेव आती हैं। कौन कौन सी वेव आती, सुनना। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तो ठीक है, वेव तो पढ़े थे। अभी कोई दिक्कत होगी तो एक सिंपल फिनोमेना वेव को डिस्कस कर लेंगे, बट अभी पहले ध्यान देते हैं। लाइट क्या हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। 9th में याद करो, हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट टाइप ऑफ वेव है हु डजंट नीड मीडियम टू प्रोपगेट। मीडियम नहीं चाहिए होता जिसको प्रोपगेट करने के लिए। आइए भाई साहब, तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट हमारी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये क्लियर हो चुका है बेटा। मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जैसे जो भी वेव हैं, जैसे गामा वेव होती हैं, एक्सरे होता है, और भाई साहब अल्ट्रावायलेट वेव होता है। तो ये सबका ना पूरा एक स्पेक्ट्रम है। उस स्पेक्ट्रम में आता कौन कौन है, थोड़ा उसको डिस्कस कर लो। आ जाओ। एक होती है गामा रेज, अल्फा बीटा गामा रेज होती है, तो यहां पे आती है गामा रेज। उसके बाद बेटा आती है एक्स रेज, फिर आती है बेटा यूवी रेज। क्या हो गया, गामा रेज, फिर क्या, एक्स रेज, फिर यूवी रेज। यहां पर थोड़ा देर के लिए हम रुकते हैं, अभी बता रहे इस थोड़ा एक मिनट थोड़ा पीछे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जगह थोड़ा ज्यादा है। देखो, तो मैं बात कर रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होगा। मतलब लाइट ऐसे समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, उसका लाइट एक छोटा सा पार्ट है। तो पहले तो ये जान लेना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या है। और सुनो, एक होता है, यहां पे दिख रहा ना, एक होता है क्या, गामा रेज, एक होता है गामा रेज, फिर एक क्या होता है, एक होता है बेटा एक्स रेज, फिर एक होता है बेटा यूवी रेज का मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। इतना जगह मैं छोड़ देता हूं। फिर एक आता है इंफ्रारेड रेज, और एक आता है बेटा माइक्रोवेव, और एक आता है बेटा रेडियो वेव। बहुत ध्यान से चीजों को समझना। मतलब अच्छा, बीच में कौन आता है, बीच में आता है बेटा विबग्योर, VIBGYOR। मतलब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। क्या है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, जिसमें से न तुम्हें ये दिखेगी, न ये दिखेगा, न ये दिखेगा, न ये दिखेगा, न ये दिखेगा, न ये दिखेगा सिर्फ इतना। और इसी विजिबल पार्ट को हम लाइट बोलते हैं। फिर सुनना मेरी बात को, ये पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ना रेडियो वेव दिखेगी, ना माइक्रोवेव दिखेगी, ना इंफ्रारेड दिखेगा, ना यूवी दिखेगा, ना एक्सरे दिखेगा, ना गामा दिखेगा। दिखता है केवल विबग्योर, और इसी विबग्योर विजिबल होता है। उसी विजिबल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं। यही क्या कहलाती है, क्या इतनी बात समझ में आई? यही पूरा, ये जो विबग्योर का पूरा पार्ट है, यही है लाइट। तो लाइट का डेफिनेशन अब क्या बोलना चाहिए, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम so that you can see the
आई बात समझ में कि नहीं? तो लाइट पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट होता है। कौन सा पार्ट है? विबग्योर। इसके पहले भी नहीं दिखता है और इसके बाद भी नहीं दिखता है। कोई दिक्कत परेशानी दुविधा कोई समस्या हो तो बताओ भाई साहब। अब देखो याद करो, मैंने तुम लोग को बताया था 9th में वेव जो होती है, वेव का अपना एक वेवलेंथ होता है। याद करो 9th में वेव का अपना वेवलेंथ होता है, मैंने बताया था। उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, है ना? ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, तो इसका भी वेवलेंथ होगा। तो बेटा गामा रेज का मिनिमम वेवलेंथ होता है और रेडियो वेव का मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। यानी कि जब तुम इधर से इधर चलते हो तो क्या होता है? लैम्डा बढ़ता है। लैम्डा क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो यहां पर देख दो इस डायरेक्शन में लैम्डा इंक्रीजिंग। लैम्डा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। लैम्डा इंक्रीजिंग। क्या इतनी बात समझ में आई? फिर से बोल रहा हूं, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब ये तो बोल देंगे, अभी हम तुम्हें समझा देंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी सो दैट यू कैन सी द ऑब्जेक्ट। ये सब है, पर उसको और डीप में समझो। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब क्या है? गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ये भी है IR, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव सब है। उसी में से एक पार्ट क्या है? विबग्योर। विबग्योर के पहले का भी नहीं दिखेगा, विबग्योर के बाद का भी नहीं दिखेगा, दिखेगा सिर्फ विबग्योर। यही इतना विजिबल पार्ट होता है और इसी विजिबल पार्ट का नाम क्या है? लाइट। और इसी विजिबल पार्ट की वजह से हम एक दूसरे को देख पाते। अभी भाई साहब देखो, अभी हम लोग एक दूसरे को देख रहे, लाइट बंद कर दो तो इसी कमरे में अंधेरा हो जाएगा, सो दैट यू कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट। है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात को? समझ पा रहे हो? ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाओगे उतनी क्लियरिफिकेशन जैसे अभी देख पा रहे हो, है ना? रात में कहां देख पाते हो? लाइट ना रहे तो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो क्या है लाइट? क्या है अब बताओ? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या फिर लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। पार्टी तो है ना, ये पूरा क्या है? ये पूरा स्पेक्ट्रम है। ऐसे समझो कि ये देखो, ये पूरे पार्ट में से जहां पे जुड़ रहा है यही विबग्योर है। तो इस दोनों मार्कर के बीच का पॉइंट है। ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा। कौन? जहां पे जुड़ रहा, जहां पे जुड़ रहा ये दिखेगा। तो ये क्या है? हमारा विबग्योर है। तो ये पूरे पार्ट का, पूरे में से एक पार्ट क्या है? हमारा विबग्योर है। क्या है? इस पूरे मार्कर का एक पार्ट क्या है? जो तुम्हें दिखता है और जिसकी वजह से तुम क्या कर पाते हो? ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। क्या इतनी बात समझ में आई? तो लाइट क्या है हमारा? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सो दैट यू कैन सी द। भाई साहब चलो इतना लिख लो, पॉज करो, नोट डाउन करो। हाँ तो भाई साहब जैसा कि एक क्वेश्चन है, व्हाट इज वेवलेंथ? तो 9th में अगर पढ़े रहे होगे साउंड, एक चैप्टर था जिसमें पूरा वेव का डिटेल डिस्कशन किया जाता है। अगर वो पढ़े रहे होगे तो डाउट नहीं आएगा, पर फिर भी बता देता हूं। एक्चुअली वेवलेंथ जो होती है, याद करो, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं, अच्छा एक चीज एक भी सुन लो, वेवलेंथ पे जाऊं, इधर लैम्डा इंक्रीज कर रहा है। याद करो वेव वेलोसिटी, हेलो हेलो इधर, वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में एक रिलेशन पड़े थे। क्या? v बराबर फ्रीक्वेंसी f इंटू लैम्डा। याद है कि नहीं याद है? v बराबर वेव वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू, जिनको नहीं पता सुनो, वेव वेलोसिटी बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ऐसा रिलेशन होता है। अब देखो बेटा, अगर तुम यार अगर इधर ध्यान दो, अगर लैम्डा बराबर निकालो या f बराबर निकालो तो क्या होता है? v अपान, और लैम्डा इधर से इधर क्या कर रहा है? इंक्रीज कर। तो जब लैम्डा इंक्रीज करेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? ये देखो ऊपर अगर लैम्डा बढ़ रहा है तो ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? हाँ, तो यहां पर एक टर्म और लिखना चाहिए, लैम्डा इंक्रीजिंग और फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग। चाहे लैम्डा बोलो इंक्रीज कर रहा है या बोलो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर रहा है। चलो भाई साहब अब इस चीज पे आते हैं हम लैम्डा पे। उससे पहले इसी चीज को अब हम क्या बोलेंगे, ध्यान से समझना। इसमें क्या डेफिनेशन देने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझो। क्या बोलेंगे? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम so that you can see the object, so that we can see the object, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये हो गया भाई साहब। चलो बहुत बढ़िया, इतनी बातें हो चुकी हैं तो हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और बताते हैं व्हाट इज लैम्डा। आइए देखिए व्हाट इज लैम्डा। देखो भैया याद करो, वेव हमने पढ़ाया था। वेव क्या होता था? वेव क्या होता है?
वेव इज अ, वेव भी क्या है, एक एनर्जी, जिसकी वजह से वेव, मतलब वेव ऐसी चीज समझ लो, ऐसा है लाइक अ वेव इज अ डिस्टर्बेंस, जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम क्या होते हैं, ट्रांसफर होते। वेव क्या है, एक डिस्टर्बेंस है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस, वेव एक डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर। अब देखो भाई साहब, पूरा 9th तो चला नहीं पाएंगे, लाइट पढ़ा रहे हैं कि पूरा 9 डिस्कस कर दें, जितना सफिशिएंट होगा हम उतना डिस्कस कर दे रहे हैं भाई साहब, नहीं तो फिर से सेपरेटली इस चीज को वेव पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि वेव को बिना जाने तुम लाइट को नहीं जान सकते, ऐसा बिल्कुल कोई क्राइटेरिया नहीं है कि वेव को बिना जाने यू डोंट नो लाइट, ऐसा नहीं है। पर मैं बता रहा हूं जो टर्म्स आ रहे हैं मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, तुम्हारी पुरानी चीजें रिकॉल कर दे रहा हूं, ठीक है। आइए याद कीजिए, हमने वेव बताया था, वेव कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का चचा। एक होता है मैकेनिकल वेव, क्या होता है, हमने 3 तरीके का बताया था भाई साहब, मैकेनिकल वेव। एक कौन सा होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा होता है, इलेक्ट्रो, और चौथा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, मैटर वेव, कौन सा था, मैटर वेव। हमने 9th में पढ़ाया था, एक होता है मैकेनिकल वेव और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक कौन सा होता है, मैटर वेव। मैकेनिकल वेव वो वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, जैसे साउंड, साउंड कैसी वेव है, मैकेनिकल वेव, क्योंकि साउंड बिना मीडियम के चल ही नहीं पाएगी। आगे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे लाइट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी वेव होती है, सच टाइप ऑफ वेव दैट डजंट रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत, मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है। आया कि नहीं है, इन्हीं दोनों वेव का संपूर्ण डिस्कशन करने वाले। मैकेनिकल वेव कितने तरीके की होती है, 2 तरीके का, कौन कौन सा, एक होती है बेटा ट्रांसवर्स, एक होती है ट्रांसफर, हाँ नोट्स निकाल लीजिए, और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है ट्रांसवर्स वेव और एक कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। याद आया कि नहीं याद आया, ये याद है, फिर से बोल रहा हूं, वेव 3 तरीके का, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैटर। मैकेनिकल वेव के 2 काइंड्स, एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गी। आया कि नहीं आया। ट्रांसवर्स वेव क्या होती थी, अगर समझो ट्रांसवर्स वेव लाइक दिस टाइप, अगर जैसे ये समझो कि जो वेव प्रोपागेशन, अगर वेव प्रोपागेशन इधर हो रही है तो उसके पार्टिकल वेव प्रोपागेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट होते थे, लाइक दिस टाइप। देखिए अगर वेव प्रोपागेशन इधर हो रही है, ये अगर वेव प्रोपागेशन की डायरेक्शन है तो उसके पार्टिकल कुछ परपेंडिकुलर ऐसे ऐसे चलते थे। याद आया कि नहीं आया, याद आया कि नहीं आया, नहीं याद आया, हाँ ये ऐसे ऐसे चलते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत। ये कौन सा एक्सिस है, टाइम एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। कौन सी, आया कि नहीं आया, कौन सी एक्सिस है, डिस्प्ले, मतलब ऐसे समझ सकते हैं भाई साहब। देखिए ये देखिए एक्स एक्सिस, ये देखिए वाई एक्सिस, और यहां से ऐसे निकलेगा इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का बेसिक मतलब है, आइए बताते कैसे, ध्यान समझो। जैसे ये देखो, ये है इससे इसके परपेंडिकुलर, ये यहां पे, ये यहां पे, समझ पा रहे हो, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अच्छा एक बात याद करो, क्या ट्रांसवर्स वेव में पूरा पार्टिकल क्या अपना प्लेस छोड़ता था, नहीं छोड़ता था। सिर्फ क्या होता था वेव में, पार्टिकल ऊपर नीचे, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। क्या आगे पीछे ये वाला मोशन करते थे, नहीं करते थे। अगर ये वाला मोशन करें तो तालाब से पानी बाहर आ जाएगा, अगर ये वाला मोशन करें तो तालाब, एक पत्थर फेंको, अगर पत्थर फेंकने के बाद अगर देखो अगर ऐसा मोशन हो जाए तो तालाब से पानी बाहर पर नहीं आता है। समझ मेरी बात पा रहे हो, क्योंकि मोशन कैसे होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सारे पार्टिकल ऊपर जाएंगे नीचे, ये अप एंड डाउन वाला होता है। कि बाकी कौन सा मोशन वाला मोशन नहीं होता है, वो वाला मोशन नहीं होता है कि कैसे हो जाए, वाला मोशन नहीं होता कैसे हो जाए भाई साहब, कि इधर वाला मोशन, ये वाला मोशन नहीं होता है। समझ पा रहे हो, प्रोपागेशन की डायरेक्शन में मोशन नहीं होता, पार्टिकल्स का प्रोपागेशन की डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है। ट्रांसवर्स वेव में कैसा मोशन होता है, पार्टिकल्स का प्रोपागेशन की डायरेक्शन में मोशन नहीं होता, कैसा मोशन होता है, परपेंडिकुलर होता है मोशन। कैसा, पार्टिकल जो मोशन करते हैं, वाइब्रेशन करते हैं, वेव प्रोपागेशन की कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर मोशन करते हैं। खैर ये सब कहानियां हैं, आ चुकी हैं, तो ध्यान दीजिए वेवलेंथ क्या होता था। अगर इसका नाम क्या देते थे बेटा, क्रेस्ट बोलते थे, इसका नाम क्या रहता था, 2 क्रेस्ट की जो कंजिक्यूटिव क्रेस्ट होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते थे, लैम्डा। क्या बोलते थे, तो लैम्डा क्या है, एक डिस्टेंस है, क्या है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर ही होगी। क्या होगी, पर वेव में डिस्टेंस बहुत ही छोटी होती है, कैसी होती है, और बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए याद करो हमने बताया था एंगस्ट्रॉम आएगा, माइक्रोन आएगा, क्या आएगा, माइक्रोन आएगा, एंगस्ट्रॉम आएगा। आया कि नहीं है। वेव में ये भाई साहब, वेव बताओ दिखती तो है नहीं सही से,
जो चीज दिख नहीं रही, वेव बताओ सही से। अब जैसे वेव नॉर्मल किसी तरीके से दिखती तो है नहीं। अब लाइट का भी बताते हैं। लाइट का बेटा जो वेवलेंथ होता, भी बता रहा हूं, लगभग 39 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक, या फिर इसी चीज को कई जगह लिखे रहते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक, या किसी किताब में लिखे होंगे 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच। ये बेसिकली एक रेंज होती। सोचो, इसको एंगस्ट्रॉम में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही छोटी लेंथ होती। कैसी लेंथ होती है? ये इसको क्या बोलते थे? ट्रफ बोलते थे। क्या बोलते थे? इसको क्या बोलते थे? ट्रफ बोलते। क्या बोलते थे? और ये ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? लैम्डा। क्या बोलते हैं? लैम्डा बोले तो वेवलेंथ। ठीक है, अब हम टॉपिक से भटकेंगे नहीं भैया, हमने इतना तुम लोग को रिकॉल करा दिया है। हम लाइट में आगे चलते हैं, लाइट की प्रॉपर्टी को जानते हैं। खैर, हम क्या समझ रहे थे? लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सो दैट वी कैन सी द। क्या इतनी बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो भाई साहब जो वेव का डिस्कशन था, बिना, फिर से बोल दे रहा हूं, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि बिना वेव को जाने तुम लाइट को नहीं जान सकते हो। जितनी जरूरत है सब जान। पर इंट्रो हो रहा था तो इतनी चीजें अगर जानोगे ना तो थोड़ा सा फील आएगा कि फिजिक्स होती क्या है, वरना फिर थोड़ा सा फील नहीं आएगा। हाँ, आगे चलते हैं, सफोकेशन होने लगेगा। आइए लाइट के बारे में जानते हैं बेटा। हाँ देखो भैया, हमने क्या बताया कि जो लाइट की वेवलेंथ थी ऊपर लिखे हुए हैं। अब इसको प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में लिख देते हैं कि लाइट की प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है। ये सारी कहानियां अगर समझ में नहीं आई है तो इसको एक बुरा सपना सोच के भूल जाना भाई साहब। हाँ, आगे आते हैं। अब सुनो यहां से। हाँ सुनो, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना होता है बेटा? बोलो। 3800 एंगस्ट्रॉम से 76 एंगस्ट्रॉम बोल दो, या फिर इस जो पूरा लिखा था ना उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दो। बुक में क्या क्या देता है और क्या लिखा रहता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक, और 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होता। ये होती है वेवलेंथ ऑफ। अब ये एंगस्ट्रॉम का रिलेशन क्या होता है? देखो भाई, घबराने की जरूरत, मैं फिर से बता रहा हूं, अपने फेस को बुरा बुरा एक्सप्रेशन लाने की कोई जरूरत नहीं है। बात यह है कि जो पहले से पढ़े हुए हमसे हैं वो थोड़ा सा वेव के बारे में थोड़ा नहीं ठीक ठाक अच्छा जान रहे हैं। मैंने इन लोग को सिंपल हार्मोनिक मोशन तक बता दिया था, कैसे क्या मोशन होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो कि एसएचएम एक 11th में चैप्टर है, सारा पूरा डिस्कस किया था। न्यूटन कैसे साउंड की वेलोसिटी को फाइंड आउट किए थे, ठीक ठाक हमने उसका भी थोड़ा डिस्कस किया हुआ था, इतनी सारी चीजों का वेव में। ठीक है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि अगर तुम्हें इतनी सारी चीजें नहीं आ रही तुम लाइट को नहीं जान सकते हो। तुम लाइट को जान सकते हो, पर मैं बस पुरानी चीजों को एक बार रिकॉल करा रहा था कि वो जो वेव है, जो तुम लोग को मैं बता रहा था कि तुम लोग अभी वेव को पढ़ रहे हो, ये वेव कहीं ना कहीं लाइट को भी रिलेट करती है। मैंने उसमें भी लाइट का, जब साउंड का रिफ्लेक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने क्या पढ़ाया था? लाइट का भी रिफ्लेक्शन होता, मैंने इसको बताया था। वहां भी पूरा बताया था एंगल आई बराबर एंगल आर। वो सारा डिस्कशन मैं बता रहा हूं जो मैंने 20 बोए थे 9th में तुम लोग के दिमाग में कि लाइट में भी ऐसा पढ़ोगे रिफ्लेक्शन, वही मैं बता रहा हूं, बीज को बता रहा हूं। मैंने सही से बीज बोया था और सही से पढ़ने वाले हो। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब भाई साहब, एंगस्ट्रॉम का जैसे ये एंगस्ट्रॉम क्या है? डिस्टेंस को मेजर करने की छोटी यूनिट है। तो जो हम लोग एसआई यूनिट है मीटर है। एंगस्ट्रॉम का मीटर के साथ क्या रिलेशन है उसको जान लेते हैं। ये ए के ऊपर ऐसे बिंदी लगती है, बिंदी नहीं लगती, बिंदी लाइक दिस टाइप, पॉइंट नहीं लगता है। ऐसे कैसे लगता है भाई साहब? ऐसे छोटा सा सर्कल बना देते हैं, वो होता है एंगस्ट्रॉम का साइन। देख लिया जाए एंगस्ट्रॉम का साइन कैसे होगा, ये रहा। ऐसे पॉइंट नहीं करना है, एक छोटा सा हॉलो सर्कल बनाते हैं, वही होता है। क्या मेरी बात इतनी समझ में आ चुकी है एंगस्ट्रॉम में? अब एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन होता है उसको भी जान जाओ भाई साहब इसी के साथ। आइए भाई साहब देखिए, जो एंगस्ट्रॉम होता है, हेलो इधर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर बेटा होता है, यहां पे लिख दे रहा हूं, उसको ऊपर लिखना चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम फिर बकैती कर रहा हूं। एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है बेटा? 10 की पावर -10 मीटर होता है। या इसी चीज को अगर मीटर के फॉर्म में लिखते हैं तो 1 मीटर में बेटा होता है 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम। सोचो कितनी यूनिट है। इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 10 मीटर। अरे पावर अगर निगेटिव रहती है तो नीचे आने पर पॉजिटिव हो जाती है ना। पावर इंडाइसेस चैप्टर में याद करो भाई साहब, है आरडी शर्मा का क्लास 9। ये देखो, ये माइनस है तो नीचे आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, याद है? तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर या 1/10 की पावर 10 मीटर के बराबर होता
क्या इतनी बातें आ गई? या इसी चीज को लिख सकते हैं 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होता है? 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम होता। क्या इतनी पूरी बात समझ में आ गई है? अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है और हम यहां से प्रोसीड करते हैं। ये चेंज करने का वे है, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये उस चीज को है। इसको नोट डाउन करो। अब भाई साहब ये कन्वर्जन पता चल गया है। अब बात आगे उठती है कि लाइट को भी फिजिक्स में स्टडी कर रहे हैं। जैसे याद करो मोशन वाले चैप्टर को हमने 9th में बताया था, जो मोशन वाला पूरा चैप्टर होता है उसको हम बोलते हैं फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम पढ़ लेते हैं उसको हम काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। 11th में काइनेमेटिक्स 1D जो ऐसे मोशन करता है, हमने बताया था काइनेमेटिक्स 2D का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, ऐसा काइनेमेटिक्स बोल देते हैं। वैसे ही जहां पर हम फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लाइट की स्टडी करते हैं उसका नाम है ऑप्टिक्स। क्या नाम है? तो यहां पे फिजिक्स के जिस ब्रांच में अब पढ़ेंगे भाई साहब कि लाइट की स्टडी फिजिक्स की जिस ब्रांच में करते हैं उसका नाम क्या होता है? ऑप्टिक्स। और 12th में जो फिजिक्स का सेकंड पेपर होता है उसमें ऑप्टिक्स पूरी एक यूनिट है भाई साहब, जिसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म का, लेंस का, ये सारी चीजें, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। लेंस की पावर निकालते हैं, ये सारी चीजें 12th में हम स्टडी करते हैं। पर उससे पहले हम क्या जानेंगे भाई साहब? जिस ब्रांच में हम पढ़ते हैं लाइट को वहां पर क्या बोलेंगे? ऑप्टिक्स। यानी कि क्या, इसको क्या लिख सकते हैं? स्टडी ऑफ लाइट। यहां से द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द branch of physics, the branch of physics in which we study of light, in which we study of light। फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम लाइट की स्टडी करते हैं उसका नाम क्या है बेटा? ऑप्टिक्स है। क्या है? क्या इतनी बात आ गई समझ में? अब आगे सुनिए। ऑप्टिक्स भी दो तरीके से, और ये 12th में ही है, बहुत आगे की चीज नहीं बता रहा हूं, है ना, 12th की ही बता रहा हूं। तो ऑप्टिक्स भी बेटा दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। ऑप्टिक्स को कितने तरीके का? दो। एक होता है बेटा रे ऑप्टिक्स, एक क्या होता है? रे ऑप्टिक्स। और एक का नाम है बेटा वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है? ठीक है, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स क्या होता है? रे ऑप्टिक्स वो होता है, हाँ, लाइट की स्टडी करते वक्त जिन तुम इंस्ट्रूमेंट को जिसको यूज कर रहे हो, अगर उन इंस्ट्रूमेंट की साइज वेवलेंथ की लाइट से बहुत ज्यादा हो जाए। फिर से बोलो, रे ऑप्टिक्स कौन सी लाइट होती है? अच्छा, रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। कौन सी ऑप्टिक्स बोलते हैं? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आगे आओ, देखो फिर से बोल रहा हूं, जिस ब्रांच में फिजिक्स की लाइट को स्टडी करते हैं उसका नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स दो तरीके का, एक रे ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स को हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। मैं बता रहा हूं, जैसे लाइट को पढ़ोगे, याद करो मैंने तुम लोग को पढ़ाया था 9th में, रिफ्लेक्शन अगर लाइट की पढ़ोगे तो मिरर की जरूरत पड़ती है। सुबह सुबह जो देखते हो अपने आप को, अभी क्या है? मिरर है। क्या है? क्या उसकी साइज बड़ी है कि नहीं बड़ी है? कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 सेंटीमीटर की तो है, ठीक ठाक। इतना बड़ा मिरर तो हो, मतलब इतना बड़ा हो जाता, बड़ा वाला इतना बड़ा हो जाता। अब बताओ लाइट का वेवलेंथ कितना है बेटा? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ये कितना छोटा है, याद करो। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के, और वो सेंटीमीटर में, पर वो कितना -10, वो दिखेगा तुम्हें। वो साइज कैसी है? बहुत ही छोटी है, बहुत ही। और उसके कंपेयर में क्या तुम्हारे मिरर की साइज बड़ी है कि नहीं बड़ी है? बहुत बड़ी है उसके कंपेरिजन में। ये तो कितना होगी, इसको समझ पा रहे हो? एंगस्ट्रॉम अभी पढ़ाया हूं, 39 इंटू क्या 1/10 की पावर 10 से लेकर के 7800 इंटू 1/10 की पावर 10 मीटर। समझ पा रहे हो? यानी कि 3900 का 10 की पावर 10 हिस्सा। 10 की पावर 10 समझ पा रहे हो कैसा? वंस, टेंस, उसके बाद 100, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद अरब। यानी कि भाई साहब 3900 का 1 अरब हिस्सा भाई साहब। इसके मतलब 3900 का 1 अरब हिस्सा जो होगा वो किसके बराबर होगा? मतलब उस जो वैल्यू आएगी वो बराबर होगी इस इतने एंगस्ट्रॉम के बराबर। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये मतलब ये वैल्यू कितनी होगी, मैं बस फील कराना चाह रहा हूं, वैल्यू बहुत छोटी होगी। और उस जैसे समझो वेवलेंथ क्या होगी? बहुत ही ज्यादा छोटी। और उसके कंपेयर में जिस ऑब्जेक्ट को तुम यूज कर, किसको यूज करते हो नॉर्मली? सबसे पहले तुम मिरर को यूज करोगे, तो जो मिरर की साइज उससे बड़ी होगी कि नहीं बड़ी होगी? होगी कि नहीं? बहुत बड़ी होगी। तो सुनना आप ध्यान से अब मेरी बातों को।
तो रे ऑप्टिक्स किसको बोलेंगे? जिन इंस्ट्रूमेंट को तुम यूज कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट की साइज अगर लाइट के वेवलेंथ से बहुत ही बड़ी हो जाए, कितना हो जाए? बहुत बड़ी हो जाए, तो उसका नाम क्या होगा? रे ऑप्टिक्स। क्या होगा? आइए वेव ऑप्टिक्स की बात करते हैं बेटा। जिन इंस्ट्रूमेंट की यूज कर रहे हो उन इंस्ट्रूमेंट की साइज और वेवलेंथ की साइज बड़ी ना रहे, एक दूसरे में कंपेयर कर सके। क्या कर सके? तो अगर कंपेरेबल है, एक दूसरे में कंपेयर, भाई तुलना किसमें करोगे? समझो, अब जैसे तुलना किसमें की जाती है? सेम चीज में की जाती है। किसमें? कंपैरिजन सेम चीज में की जाती है। समझ पा रहे हो? अब एक बच्चा बनाया है वर्ल्ड का मैप और एक बच्चा बनाया इंडिया का मैप और पूछा जाए कौन सा अच्छा है, तो कंपेयर कहां हो पाएगा? कंपेयर सेम चीजों में होनी चाहिए। समझ पा रहे हो? और उसके बाद सेम चीज में होनी चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए? जैसे अब एक क्लास फर्स्ट का बच्चा बनाया है, क्या बनाया है? इंडिया का मैप, और एक बच्चा 12th का बच्चा बनाया इंडिया का मैप, तो क्या कंपेयर कर पाओगे? अभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए भाई, क्योंकि दोनों का सेम क्लास थोड़ी ना, सेम एज थोड़ी ना है। तो जब तक सब कुछ सेम नहीं हो जाएगा तब तक हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब सुनना, तो यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो वेव ऑप्टिक्स है वो क्या कहती है? कि कहती है जो इंस्ट्रूमेंट की साइज है अगर लाइट के वेवलेंथ की साइज कंपेयर में आ जाए, मतलब एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। मतलब वेव ऑप्टिक्स में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करने वाले हो, इंस्ट्रूमेंट की साइज या फिर जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हो उस ऑब्जेक्ट का डायमेंशन, उस ऑब्जेक्ट की साइज अगर वेवलेंथ की साइज के बराबर आ जाए या एक दूसरे के कंपेरेबल हो जाए, बहुत ज्यादा गैप ना रहे, तो क्या होगा? तो उसको हम बोलेंगे वेव ऑप्टिक्स। यहां पर क्या बोलेंगे? जिस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो, जैसे मिरर को यूज करो, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट की साइज अगर वेवलेंथ की साइज से बहुत बड़ी हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और इसको लिखते हैं भाई साहब पहले, हाँ इतना नोट डाउन कर लो, फिर नीचे इसको डेफिनेशन लिखवा देते हैं। इतना नोट डाउन कर लो पहले। हाँ, तो अब हम लिख देते हैं रे ऑप्टिक्स के बारे में और वेव ऑप्टिक्स के बारे में भाई साहब, ठीक है? हाँ आइए भाई साहब देखिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। देखिए भाई साहब, रे ऑप्टिक्स क्या होगा? बेसिक मतलब क्या है? डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर क्या लिख सकते हो? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट, जो मिरर, टेलीस्कोप, जो पढ़ने वाला आगे पढ़ोगे 11 12 में सब माइक्रोस्कोप सब पढ़ोगे। डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन किससे बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो उसको क्या बोलेंगे हम? बोलिए चचा। रे ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे? अगला आता है बेटा वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या बोलते हैं? वेव ऑप्टिक्स ये होता है जहां पर डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पर लिख दे रहा हूं, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट are comparable to each other, जहां पर एक दूसरे के कंपेरेबल हो जाएं, कंपेरेबल टू ईच अदर हो जाएं। कंपेरेबल मतलब उनकी तुलना की जा सके एक दूसरे से, बहुत गैप ना रहे कि क्लास फर्स्ट का बच्चा और क्लास 12th का बच्चा मैप बनाए। मतलब कैसे 12th का बना रहा तो 10th का बना दे, 11th का बना देगा, इतना गैप है, यू कैन कंपेयर इट। समझ पा रहे हो? यू कैन कंपेयर इट। तो वही बता रहा हूं, डायमेंशन ऑब्जेक्ट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट आर कंपेरेबल ईच अदर। तो उसको कहां पढ़ते हैं हम लोग भाई साहब? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स। अब भाई साहब रे ऑप्टिक्स में जो भी हम रिफ्लेक्शन और फ्रिक्शन पढ़ने ना भाई साहब, ये सब किसके पार्ट होंगे? रे ऑप्टिक्स के। किसके? वेव ऑप्टिक्स कौन होगा? इंटरफेरेंस होता है, डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे पार्ट होते हैं वेव ऑप्टिक्स के। किसके होते हैं? इसको नोट डाउन कर लो भाई साहब। तो भाई साहब हमने रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स या ये पूरा इंट्रो हमने कर लिया। अब हम धीरे धीरे प्रोसीड कर रहे हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब इस पे चलने वाला विशेष इसमें कुछ बचा नहीं है कि जो हम बताएं भाई साहब। अच्छा एक चीज बच गया है, स्पीड ऑफ लाइट। एक और इंट्रो, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे ज्यादा किसी की स्पीड पॉसिबल नहीं है, यही मैक्सिमम स्पीड है। इससे कम तो होती भाई साहब, हमारी तुम्हारी चलते हैं, दौड़ते हैं 2-2 मीटर पर सेकंड, 3-3 मीटर पर सेकंड तो होती है, क्या दिक्कत है? चलो हाँ, तो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इससे कम स्पीड बिल्कुल पॉसिबल है, पर इससे ज्यादा पॉसिबल
कोई दिक्कत परेशानी दुविधा? आइए आगे चलते हैं, सेकंड बात पे आते हैं। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा विद अ वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। आगे चल के पढ़ोगे कि भैया अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वेलोसिटी बदल जाती है, इसीलिए हम रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। हाँ, आगे देखोगे सब चैप्टर एक दूसरे से लिंक अप है, कनेक्ट करते हुए चलो भाई साहब। अभी रिफ्लेक्शन पढ़ लो। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या याद करो, मैंने बताया था रिफ्लेक्शन का बेसिक मतलब होता है लौट कर आना भाई साहब, लौट कर आ जा, वही रिफ्लेक्शन है। बॉल को फेंके, टकरा के चलिए, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। साउंड को बोल लो, कुछ देर बाद बैक कर जा रही है, अगर साउंड बैक करी तो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोल रहे हो और अगर बोल रहे हो रिटर्निंग बैक हो रहा है तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैंने एक बॉल को फेंका, वॉल से टकराई, वॉल से टकरा के चली गई, तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल हो गया। पर उसी बॉल को जाकर के भाई साहब वो जहां पे गीली मिट्टी उस पर फेंको, क्या बॉल लौट के आएगी? यानी कि हर सरफेस से रिफ्लेक्शन भी नहीं पॉसिबल है। तो हर सरफेस से रिफ्लेक्शन नहीं पॉसिबल है। किस किस सरफेस से रिफ्लेक्शन पॉसिबल है, रिफ्लेक्शन पूरा क्या क्या होता है, कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे भाई साहब रिफ्लेक्शन के बारे में। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।